नमस्कार दोस्तों, मैं शिव कुमार वर्मा। मेरा चैनल यश कुमार। भारत का संविधान का आज टॉपिक भारत की न्याय व्यवस्था लेकर के आया हूँ आपके सामने। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूँगा कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, ताकि तमाम लोगों तक हमारे वीडियो पहुँच सके। जो गांव ऊंचे के लोग हैं, गरीब तबके के, उन तक हमारी ये व्यवस्था पहुंच सके। और मैं ये चाहता हूं कि हर बच्चा पढ़े और आगे बढ़े। चलते हैं, हम अपनी न्याय व्यवस्था की बात करते हैं। हमने न्याय व्यवस्था अपनी अमेरिका से ली है, संयुक्त राज्य अमेरिका से न्याय व्यवस्था ली है। तो उस न्याय व्यवस्था में क्या है? ठीक, हमारी न्याय व्यवस्था पिरामिड आकार की है। पिरामिड आकार की हमारी न्याय व्यवस्था है। ऊपर, सबसे ऊपर उच्चतम न्यायालय, जिसे सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। और इस सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख अनुच्छेद 124 में। फिर उसके बाद आता है हाई कोर्ट। ये सुप्रीम कोर्ट सिंगल है, ठीक। भारत में एक सुप्रीम कोर्ट है जो सारे हाई कोर्ट्स पर अपनी नज़र रखता है। फिर उसके बाद आता है उच्च न्यायालय, जिसे हाई कोर्ट कहते हैं, और इसका उल्लेख अनुच्छेद 214 में, ठीक। उसके बाद आता है सत्र न्यायालय। सत्र न्यायालय, ये सत्र न्यायालय जो हर जिले में होते हैं, ठीक। इनका उल्लेख अनुच्छेद 233 से 237 तक में है, ठीक। अच्छा, अब हम बात करते हैं अपनी न्याय व्यवस्था की। तो हमारे पुराने समय से हमारे वहाँ न्याय व्यवस्था थी, वो चाहे चंद्रगुप्त हों, चाहे राजा भोज हों, सबके समय में न्याय व्यवस्था और न्यायप्रियता के लिए लोग जाने जाते थे। लोकप्रिय व्यवस्था हुआ करती थी। लेकिन तब राजा का न्यायालय सबसे बड़ा न्यायालय हुआ करता था, ठीक। चाहे सल्तनत काल हो, चाहे मुगल काल हो, उस सब में जो है न्याय व्यवस्था हुआ करती थी। लेकिन जब अंग्रेज आए तो उन्होंने एक व्यवस्था बनाई कि भारत में रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से 1774 में, जो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया, उसके माध्यम से 1774 में एलिजा इम्पे के नेतृत्व में एक 4 सदस्यीय उच्चतम न्यायालय का, मतलब एक न्यायालय का गठन किया। अब उसे उच्चतम न्यायालय कहें, उच्च न्यायालय कहें, चाहे जो भी कहें, कलकत्ता में था। उसे जो भारतीय मानना चाहे माने, जो भारतीय ना मानना चाहे ना माने। तो उसमें जो है निर्णय दिए जाते थे। ये पहली लीगल न्याय व्यवस्था टाइप की थी। लेकिन भारत में भारतीय न्याय व्यवस्था जैसी व्यवस्था पहली बार तीनों प्रेसिडेंसियों में 1861 में लाने की बात कही गई, और 62 में न्यायालय बन के तैयार हो गए। भारत में तीनों प्रेसिडेंसी, मुंबई, कलकत्ता और मद्रास में ये व्यवस्था स्टार्ट हुई। फिर उसके बाद 1966 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जिसकी 150वीं वर्षगांठ 2016 में मनाई गई। तो उस तरीके से हमारे वहाँ धीरे धीरे उच्च न्यायालय बनने लगे। लेकिन उच्च न्यायालय बनने लगे तो उच्चतम न्यायालय कौन था? ठीक, जब हम 5000 से अधिक के मामले होते थे तो उनके लिए हम प्रिवी काउंसिल जाया करते थे। लंदन, ब्रिटेन जाते थे प्रिवी काउंसिल। वहाँ पर जो है इनकी सुनवाई होती थी और उसी हिसाब से व्यवस्था चलती रहती थी। तो इस तरीके से हमने वहाँ पर, अब समझ लीजिए भारत का उच्चतम न्यायालय था, ये आप मानिए। हालांकि उनके पास राजा का न्यायालय था और वहाँ उच्चतम न्यायालय, यही प्रिवी काउंसिल थी। उच्चतम न्यायालय कहिए, राजा न्यायालय कहिए, जो भी कहिए, अब उससे बड़ा कोई न्यायालय ना था। उनके वहाँ 2009 के बाद उच्चतम न्यायालय आया है। तो उनके वहाँ पहली बार तो लिखित संविधान ना है ब्रिटेन में, ठीक। वो इसे कहने सुनने को संविधान है, ठीक। इसीलिए हमने ज़्यादातर लिखने वाली चीज़ें, जो भी अच्छी चीज़ें हैं, हमने दुनिया के तमाम देशों के संविधानों से लिया है, ठीक। जो रफली हम यूज कर रहे थे उन्हीं को हमने जो है ब्रिटेन से लिया है। तो उस तरीके से पहली बार
न्यायिक व्यवस्था हमारी जो है 1773 में आई थी, लेकिन उसके बाद जो है इसे सिस्टमेटिक ढंग से 1761 में जो व्यवस्था आई, 3 उच्च न्यायालय बनाए गए, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास तीनों प्रेसिडेंसियों में, तब फिर आ गई सिस्टमेटिक ढंग वाली न्याय व्यवस्था, जैसी अपने वहाँ इस समय चल रही वैसी। फिर उसके बाद जो है संघीय व्यवस्था आई, भारत सरकार अधिनियम 1935 के माध्यम से, और भारत में पहली बार संघीय न्यायालय की स्थापना दिल्ली में की गई मोनिस गोयर की अध्यक्षता में। मोनिस गोयर की अध्यक्षता में जब उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई तो ये भारत का पहला उच्चतम न्यायालय था, और इसमें जो है भारतीय अपने आप को गर्वान्वित महसूस कर रहे थे, लेकिन भारत के पास खुद के कानून नहीं थे। इसलिए जब आज़ादी मिली 26 जनवरी 1950 को, और उसी दिन हमारा मतलब 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली, और 26 जनवरी 1950 को हमने अपना संविधान लागू किया, और हमें वास्तविक आज़ादी 26 जनवरी 1950 को मिली। इसे वास्तविक आज़ादी कहते हैं। ठीक, हम वास्तविक आज़ादी की बात करते हैं, मतलब हमारे खुद के कानून। ठीक, वैसे हम स्वतंत्र थे सिर्फ, लेकिन डोमिनियन स्टेट थे। अब हम औपनिवेशिक राज्य थे, अब हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो गए, हमारे अपने कानून हो गए, सब कुछ अपना हो गया। 26 जनवरी 1950 को उसी दिन हमने अपने न्यायालय का उद्घाटन भी किया था, अपने कानूनों के साथ, अपनी व्यवस्था के साथ, 26 जनवरी 1950 को। और उस समय उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जिकानिया सर थे, और उस समय जो है न्यायमूर्ति हीरालाल जिकानिया जी ने जो है भारत को एक बढ़िया न्याय व्यवस्था देने का प्रयास किया, बढ़िया न्याय दिया, और उस तरीके से धीरे धीरे हम उसी ढर्रे पर चलते आ रहे हैं। आज हमारा न्याय व्यवस्था लोकतंत्र के स्तंभों 4 स्तंभों में से एक है। एक कार्यपालिका है, विधायिका है, न्यायपालिका है और मीडिया है। मीडिया चौथा स्तंभ है। वो भले ढह जाए, लेकिन न्यायपालिका नहीं ढहनी चाहिए। सारे स्तंभ ढह जाए, हमारी न्यायपालिका ना ढहे तो हम और हमारी आज़ादी बरकरार रहेगी। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि न्याय व्यवस्था एक बहुत अच्छी सोच होती है, बहुत अच्छी समझ होती है। ठीक, तो चलते हैं, देखते हैं कि भारत में जो न्याय व्यवस्था आई है तो उसमें है क्या। तो भारत में जो न्याय व्यवस्था आई है उसमें हमने आपको बताया कि पिरामिड आकार की सबसे ऊंचाई पर बैठा हुआ सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद उसके अधीनस्थ न्यायालय जो हैं 25 ठो हैं, जिन्हें हाई कोर्ट कहते हैं, मतलब सुप्रीम कोर्ट के अधीन काम करते हैं 25 उच्च न्यायालय। ठीक, और फिर उसके बाद उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में सत्र न्यायालय काम करते हैं, और सत्र न्यायालयों पर नियंत्रण वास्तविक रूप से देखा जाए तो उच्च न्यायालय का ही होता है, यानी उन पर नियंत्रण स्थापित करता है। उनको कौन सी छुट्टी लेनी है, कौन से कानून के बारे में, कौन से मुकदमे के बारे में बात करनी है, ना करनी है, तो उसके लिए ये व्यवस्था बनाया जाता है। ठीक, आपका उच्च न्यायालय। अच्छा, फिर बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की। तो ये पिरामिड आकार की व्यवस्था में जा करके सुप्रीम कोर्ट पे आते हैं, उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट। उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट एक है, वो भी दिल्ली में। सुप्रीम कोर्ट कई हैं, एक है वो भी दिल्ली में। ठीक, अच्छा, दिल्ली में है। ठीक, तो इसमें कुछ न्यायाधीश भी होंगे। इसमें कुल 34 न्यायाधीश हैं, कुल 34 न्यायाधीश हैं। इन 34 न्यायाधीशों में से एक मुख्य न्यायाधीश है, मुख्य न्यायाधीश और 33 न्यायाधीश। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब। डी.वाई. न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़। ये भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं।
इसके पहले 49वें मुख्य न्यायाधीश यू ललित थे, 45वें NV रमणा थे और पहले मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जी कानिया साहब थे भारतीय न्याय व्यवस्था। ठीक, तो जो हमारे अपने कानूनों के साथ हम आए थे। ठीक, तो उस तरीके से ये मुख्य न्यायाधीश हो गए। तो इनकी नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय हो चाहे उच्चतम न्यायालय हो, उनके न्यायाधीशों की नियुक्ति एक कोलेजियम व्यवस्था करती है। 1993 में कोलेजियम व्यवस्था आई थी, तब से लेकर के 1 जनवरी 2015 तक न्यायाधीशों की नियुक्ति कोलेजियम व्यवस्था करती थी। फिर उसके बाद हमारी सरकार ने न्याय व्यवस्था पर अंकुश लगाने का प्रयास किया। अब ये बेहतर सोच थी या गड़बड़ सोच थी, जो भी कह लें, लेकिन कुल मिला के सरकारें जो भी सोचती, हम आप जो भी सोचते हैं, हम आप सरकार हैं तो जो भी सोचेंगे देश के हित में ही सोचेंगे, लेकिन हो सकता है वही गलत हो। तो इसलिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश ने उस न्यायाधीश नियुक्ति आयोग को रद्द कर दिया और फिर कोलेजियम व्यवस्था को पुनः बहाल कर दिया। इस तरीके से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हों, चाहे मुख्य न्यायाधीश हों, चाहे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हों, चाहे मुख्य न्यायाधीश, सारा सब कुछ कोलेजियम व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। तो कोलेजियम व्यवस्था न्यायाधीशों की नियुक्ति करती है। तो इनमें इनका कार्यकाल भी होता है। ठीक, तो कार्यकाल न्यूनतम तो कुछ होता नहीं है और कम से कम भी कुछ ना होता है। ठीक, इनमें अधिकतम 68 वर्ष की आयु तक, 65 वर्ष की आयु तक, 68 वर्ष कहने की बात सोची जा रही थी, वो दिमाग में चल रहा। 65 वर्ष की आयु तक उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश कार्य कर सकते हैं। ठीक, अच्छा, इनकी योग्यता क्या होती है? योग्यता में भारत का नागरिक होना चाहिए, ये सबसे मोस्ट योग्यता है, इसे ध्यान रखिएगा। ये योग्यता नहीं भूलनी है कि हर व्यक्ति जो भी पद पर आसीन होगा, चाहे उच्चतम न्यायालय हो, चाहे सत्ता में हो, मतलब लोकसभा राज्यसभा मंत्री हो, राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, राज्यपाल हो, कोई भी हो। ठीक, यदि उसकी नियुक्ति भारत में हो रही है, भारत सरकार द्वारा हो रही है, तो भारत का नागरिक होना, लीगल नियुक्ति है यदि, तो भारत का नागरिक होना आवश्यक है। संसद के माध्यम से हो रही है तो तब तो बहुत ही ज़रूरत है कि भारत का नागरिक होना आवश्यक हो। भारत का नागरिक हो, ठीक, कम से कम 10 वर्ष तक एक या एक से अधिक उच्च न्यायालय में अधिवक्ता रहा, यानी वकील रहा हो। ठीक, ये दूसरी योग्यता है। दूसरी योग्यता में अथवा लग जाता है, क्योंकि ये कोई ज़रूरी थोड़ा ना है हर व्यक्ति अधिवक्ता रहा हो वही उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बन सके या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बन सके। तो उसके लिए दूसरी योग्यता भी है, मतलब अथवा करके कम से कम 5 वर्ष तक किसी एक या एक से अधिक उच्च न्यायालय में 5 वर्ष तक न्यायिक पद पर रहा हो। ठीक, यदि ये भी योग्यता ना हो तो राष्ट्रपति की दृष्टि में, यदि वो विधि का विशेषज्ञ है, राष्ट्रपति जानता है कि वो विधि का ज्ञान रखता है, तो ऐसी स्थिति में वो उसे उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। ये व्यवस्था है। अच्छा, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश जब नियुक्त किया जाता है तो उसे मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है और सब कुछ फिट कर देता है। लेकिन मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? ये राष्ट्रपति महोदय दिलाते हैं। राष्ट्रपति महोदय उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाते हैं। ठीक, शपथ दिलाने के बाद ये अपना काम स्टार्ट करते हैं। भाई हर आदमी अपना काम स्टार्ट करता है, तो उच्चतम न्यायालय के काम कौन से? ठीक, अनुच्छेद 137 कहता है न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति, यानी हम इसे मिटा करके उच्चतम न्यायालय के कार्य की बात कर लें। सुप्रीम कोर्ट के कार्य, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति क्या होती है? न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति अनुच्छेद 137 कहता है कि उच्चतम न्यायालय को
अनुच्छेद 137 कहता है कि उच्चतम न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त है। तो न्यायिक पुनरावलोकन होता क्या है? यदि उन्होंने निर्णय दिया है तो उसका पुनः अवलोकन कर सकते हैं, ये उनका विशेषाधिकार है। कोई ज़रूरी ना है कि अब पुनर्विचार याचिका दायर करें तभी वो विचार करें, वो अपने आप से भी विचार न्यायिक पुनरावलोकन कर सकते हैं। यदि एक बार पुनर्विचार करने के बाद भी उन्हें लगता है तो उस पर पुनर्विचार से मतलब पुनर्विचार याचिका दायर करते हैं, तब करते हैं। यदि तब भी लगता है कि हमसे गलती हुई तो उस पर पुनर्विचार वो फिर से न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के आधार पर वो फिर से जो है उसका अवलोकन कर सकते हैं। ये एक बड़ी शक्ति है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की, एक बड़ी शक्ति है न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति। ये हमने अमेरिका से ले रखी है न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति। फिर उसके बाद आता है सुप्रीम कोर्ट का स्वविवेकी अधिकार। सुप्रीम कोर्ट का स्वविवेकी अधिकार, स्वविवेकी अधिकार। स्वविवेकी अधिकार क्या होता है? अनुच्छेद 136 क्या कह रहा है? 136 क्या कह रहा है ये देख लेते हैं। अनुच्छेद 136 में कहा गया है कि न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय खुद कह लें या उसके न्यायाधीश कह लें, यदि पेपर पढ़ रहे हैं और लगता है किसी को न्याय नहीं मिला है तो वो न्याय दिलाने के लिए अपने विवेक का इस्तेमाल कर सकते हैं और स्वयं वाद दायर करके प्रतिवादी को नोटिस जारी कर सकते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था इसमें है न्यायिक स्वविवेकी अधिकार। ये एक बहुत बड़ी बात है। ये हमारे लिए, हमारे लोकतंत्र के लिए एक वरदान साबित हो रहा है। यदि कोई गरीब तबके का व्यक्ति है, यदि मीडिया उसे न्यायालय के समक्ष ले जाती है, ठीक, तो न्यायालय स्वविवेक का इस्तेमाल करके उस पर जोर देता है और उस व्यक्ति को न्याय मिल जाता है। ठीक, ये बड़ी शक्ति है। उसके बाद बात आती है अभिलेखीय न्यायालय। अभिलेखीय न्यायालय एससी का, सुप्रीम कोर्ट का अभिलेखीय न्यायालय। अभिलेखीय न्यायालय होना, ये अभिलेखीय न्यायालय होना अनुच्छेद 129 क्या कहता है? कहता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो निर्णय दिए जाते हैं एक अभिलेख के रूप में होते हैं। तो अभिलेख का होता है असल में दस्तावेजी किए जाते हैं। जो निर्णय दिए जाते हैं उन्हें दस्तावेजी किया जाता है। उनसे उन निर्णयों को आने वाले समय में यदि वैसा ही कोई मैटर आता है तो उन्हें आधार बना करके निर्णय दिए जा सकते हैं। वो उच्च न्यायालय, चाहे उच्चतम न्यायालय, चाहे सकल न्यायालय हो, कोई भी इसका उपयोग कर सकता है। तो ये एक बहुत बड़ी शक्ति, ये भी अभिलेखीय न्यायालय है। अब इसमें एक बार किसी निर्णय को देने में भले समस्या है, लेकिन दोबारा ऐसी गलती या ऐसा कार्य नहीं हो सकता है। इसलिए अभिलेखीय दस्तावेजी होना या अभिलेखीय होना ये बहुत ज़रूरी होता है। ठीक, भाई हर समय तो कोई ध्यान ना रखता है, ठीक, तो इसलिए अभिलेखीय हैं तो उन्हें देख करके उस पर निर्णय दे दिया। सुप्रीम कोर्ट का आरंभिक क्षेत्राधिकार, आरंभिक क्षेत्राधिकार होना अनुच्छेद 131 ये क्या कहता है? ये भी इसकी शक्ति, बड़ी शक्ति सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट जो है, यदि मान लीजिए राज्य राज्य में विवाद हो जाए, राज्य केंद्र में विवाद हो जाए, केंद्र प्लस राज्य और राज्यों से विवाद हो जाए, यानी कुछ राज्य केंद्र की तरफ हो और कुछ राज्य अलग गुट बना करके यदि विवाद करते हैं, तो ऐसी स्थिति में उस विवाद का निपटान करने के लिए सुप्रीम कोर्ट है। ऐसे वादों का निपटान सुप्रीम कोर्ट करता है। ये आपको ध्यान रखना है। यह आरंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। उसके बाद आता है अपीलीय अधिकारिता। उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता, अपीलीय अधिकारिता
अनुच्छेद 134 अपीलीय अधिकारिता क्या कहती है। असल में यदि मान लीजिए हम पूरी कहानी आपको बताते हैं। कुछ सत्र न्यायालय में आपको सज़ा मिली, मान लीजिए कोई केस किए हैं, आपको सज़ा मिली है और उस सज़ा को उच्च न्यायालय ने दोहरा दिया, तो आप सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के लिए आपको प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी और प्रमाण पत्र लेकर के सुप्रीम कोर्ट में वाद प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि आपने सत्र न्यायालय में आपको सज़ा मिली है, उच्च न्यायालय ने उसको पलट दिया है, आपको बाइज्जत बरी कर दिया है, तो ऐसी स्थिति में जो दूसरी पार्टी होगी, प्रतिवादी या अपवादी हैं वो प्रतिवादी या वो प्रतिवादी है आप प्रतिवादी हैं, जो भी है, तो वो जो उच्चतम न्यायालय में अब अपील करेगा तो उसे किसी प्रमाण पत्र की ज़रूरत ना होगी, 90 दिनों के अंदर अपील कर सकता है। प्रमाण पत्र मिलने की स्थिति भी 90 दिनों की होती है, 90 दिनों के अंदर अपील करना आवश्यक होता है। इस तरीके से ये अपीलीय अधिकारिता रखता है, वो चाहे कोई ट्रिब्यूनल हो, चाहे हाई कोर्ट हो, मतलब सब जगह के निर्णय, सेना का न्यायालय हो, सबके अपील जो है यहाँ होते हैं। अब उसके बाद आता है उच्चतम न्यायालय, वही बड़ा न्यायालय है, ठीक, तो एक सलाहकारी संस्था के रूप में भी काम करता है। सलाहकारी, सुप्रीम कोर्ट की सलाहकारी शक्ति। अब सलाहकारी शक्ति इनकी क्या है, अनुच्छेद 143 में सुप्रीम कोर्ट की सलाहकारिता का वर्णन किया गया है। इसमें बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट जो है राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है। यदि राष्ट्रपति सलाह मांगता है तो सुप्रीम कोर्ट उन्हें सलाह दे सकता है, लेकिन इनकी सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है। यानी सुप्रीम कोर्ट की सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं होता है, ये बात ध्यान रखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने यदि सलाह दी है राष्ट्रपति महोदय को तो वो सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। ये ना है कि ज़बरदस्ती थोप दिया गया मैटर, तो ये नहीं हो सकता। तो इस तरीके से ये आपका भारत की न्याय व्यवस्था में उच्चतम न्यायालय हो गया। ठीक, अब हम यदि चर्चा करेंगे उच्च न्यायालय की, तो उसकी चर्चा हम कल करेंगे आपसे। और उच्च न्यायालय कल देखेंगे। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लोगों तक बताइए ताकि गरीब बच्चे भी इसका फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।